Good morning, students. Myself Manoj Chotia from रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। हम पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों की अकारिकी। पुष्पीय पादपों की अकारिकी के अंतर्गत अपन ने जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल यहां तक पढ़ लिया था। तो आज का अपना टॉपिक है क्या? बीज। बीज या सीड। तो जो अपन ने कल पढ़ा था बीजांडन्यास। बीजांडन्यास का क्या तात्पर्य था कि अंडाशय में बीजांडों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? बीजांडन्यास। तो अंडाशय में जो बीजांड लगे हुए रहते हैं, हमने बात की थी कल फल की। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। उसी प्रकार परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। और परिपक्व अवस्था में ये कब प्राप्त होते हैं? तो अपन जानते हैं निषेचन के पश्चात। जैसे ही निषेचन की क्रिया होती है, अंडाशय फल में रूपांतरित हो जाता है। यह योग कहते हैं कि परिपक्व हो गया, अंडाशय फल में रूपांतरित हो जाता है और बीजांड जो है वो बीज में रूपांतरित हो जाते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्राय एक बीजावरण तथा एक भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक अथवा दो बीज पत्र होते हैं। तो बीज की दो तीन परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। पहली तो होगी परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। दूसरी परिभाषा होगी पादप, लैंगिक जनन का जो अंतिम उत्पाद होता है उसको बीज कहते हैं। यानी बीज का निर्माण लैंगिक जनन के फलस्वरूप ही होता है। तो सबसे पहला परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। लैंगिक जनन के अंतिम उत्पाद को बीज कहते हैं। और इसके अलावा बीज की एक परिभाषा यह भी हो सकती है कि निलंबित सजीवन को बीज कहते हैं। निलंबित सजीवन को बीज कहते हैं। अब बीज देखिए दो प्रकार के होते हैं। पहला है द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री बीज, ठीक है। और दूसरा है एक बीजपत्री बीज। पहले हम द्विबीजपत्री बीज देख लेते हैं। ये द्विबीजपत्री बीज की संरचना है, जिसमें ये वाला भाग जो है वो तो क्या है? मूलांकुर है। ये वाला भाग क्या है? प्रांकुर है। और ये दोनों क्या है? बीज पत्र, ठीक है। ये दोनों क्या है? बीज पत्र है। तो बीज की बाहरी परत को अपन बीजावरण कहते हैं। अगर अपन आप लोग देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये एक बीजांड की संरचना है, ठीक है। ये क्या है? एक बीजांड की संरचना है जो अंडाशय के अंतर्गत लगी हुई थी, ठीक है। अब देखिए परिपक्व अवस्था के अंतर्गत ये जो संरचना है इसको अपन कहते हैं अध्यावरण। यह अध्यावरण परिवर्तित हो जाएगी किसमें? बीजावरण में। बीजावरण में यहां अंड कोशिका थी, वो अंड कोशिका रूपांतरित हो जाएगी किसमें? भ्रूण, यहां अंड कोशिका थी, वो रूपांतरित हो जाएगी किसमें? भ्रूण में। यहां द्वितीय कोशिका थी, वो रूपांतरित हो जाएगी किसमें? भ्रूण का पोषण करने वाली संरचना भ्रूणपोष में। अध्यावरण बीजावरण में ये था बीजांड वृंत, ये परिवर्तित हो जाएगा बीज वृंत में। और ये था बीजांड द्वार, बीजांड द्वार जो है वो परिवर्तित हो जाएगा बीज द्वार में। तो इस प्रकार से बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अगर द्विबीजपत्री बीज की बात करें तो बीज की बाहरी सतह को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण की दो सतह होती है, बाहरी सतह को बीजचोल तथा भीतरी सतह को, जैसे यहाँ अगर दो अध्यावरण है, अध्यावरण फर्स्ट और अध्यावरण सेकंड, तो ये क्रमशः बीजचोल जो है टेस्टा और टेगमन कहलाएंगे। बीज पर एक छत्र चिन्ह की तरह एक ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा हुआ रहता है, उसे नाभिका कहते हैं। ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है? अपनी नाभिका। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर एक छिद्र होता है। ये नाभिका का ऊपरी भाग है, इसमें एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते थे। बीजांड द्वार जो है वो बीज द्वार में परिवर्तित हो जाता है। बीजावरण हटाने के बाद बीज पत्रों के बीच भ्रूण की रेखा को देख सकते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष, दो गूदेदार बीज पत्र होते हैं द्विबीजपत्री बीज में, ठीक है ना। अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं। भ्रूणपोष भोजन संग्रहण करने वाला
उत्तक होता है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है। ये अपन ने पहले ही बात कर ली थी। चना, सेम तथा मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी है, जबकि अरंड में यह गूदेदार होता है, इसलिए ये क्या है, भ्रूणपोषी है। अब अगर अपन देखें एक बीजपत्री बीज की संरचना, तो एक बीजपत्री बीज की संरचना अगर अपन देखें तो एक बीजपत्री बीज में क्या होता है, एक ही बीजपत्र पाया जाता है। इस प्रकार से ये क्या है, एक बीजपत्री बीज है। ये स्कूटेलम, ये एल्यूरोन परत, ये प्रांकुर चोल, ये प्रांकुर, मूलांकुर चोल, मूलांकुर। ठीक है, तो ये होगी अपनी एक बीजपत्री बीज की संरचना। प्राय एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन उनमें कुछ अभ्रूणपोषी भी प्राय भ्रूणपोषी होते हैं। ये भ्रूणपोष उपस्थित है, ठीक है। कुछ अभ्रूणपोषी हो सकते हैं, उदाहरण आर्किड। अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति से संलग्न रहता है। भ्रूणपोष स्थूली होता है और भोजन संग्रहण का कार्य करता है। भ्रूणपोष भोजन संग्रहण का कार्य करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण की एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होती है, जिसे हम एल्यूरोन परत कहते हैं। ये एल्यूरोन परत क्या है, प्रोटीन की बनी हुई है। इसमें एक बड़ा ढालाकार बीजपत्र, ये बड़ा ढालाकार बीजपत्र, ये वाला भाग ढालाकार बीजपत्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसमें ये प्रांकुर चोल, ये छोटा अक्ष है जिसमें प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल दोनों पाए जाते हैं। मूलांकुर और प्रांकुर दोनों एक विशेष प्रकार की संरचना या एक परत से घिरी हुई संरचना होती है, जिसे हम क्रमशः प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल कहते हैं। तो ये होगी बीज की संरचना। इसके पश्चात देखिए अपना टॉपिक आता है इस पाठ में, वो है एक कुल का अर्ध वानस्पतिक भाषा में वर्णन। ठीक है, किसी भी कुल का अर्ध वानस्पतिक भाषा में वर्णन। तो मैं आपको बता दूं, 3 कुल अपने दिए हुए हैं, ठीक है। 3 कुल दिए हुए हैं, उनमें किस प्रकार से अर्ध वानस्पतिक भाषा में इसका वर्णन होगा, तो वो आप देख लीजिए। एक प्रारूपिक पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीकी विवरण भी इसको कह सकते हैं। क्या है, अर्ध तकनीकी विवरण, अर्ध तकनीकी विवरण। ठीक है, अब देखिए अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वही अपने को लिखना है और कुछ नहीं करना अर्ध तकनीकी विवरण के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए किसी भी कुल के बारे में अपने को लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक कुल का अपने को क्या करना है, अर्ध वानस्पतिक भाषा में वर्णन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई भी कुल है, अपन बात कर लेते हैं क्रूसीफेरी की। ठीक है, क्रूसीफेरी कोई भी कुल है, अभी फिलहाल अपन कोई वर्णन नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि इसकी अर्ध तकनीकी वर्णन में अपने को लिखना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले स्वभाव या आवास, किस प्रकार के आवास में यह पौधा पाया जाता है, किस प्रकार का इसका स्वभाव है। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, इसी अध्याय के अंतर्गत पुष्पीय पादपों की अकारिकी के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले पढ़ा अपन ने मूल। मूल अपन ने 2 प्रकार की पढ़ी थी, अपस्थानिक मूल
और रेशेदार मूल या अपस्थानिक मूल और टैप रूट, झगड़ा जड़ और अपस्थानिक मूल। ठीक है, रेशेमय मूल किस प्रकार की मूल है इस पादप में, उसका नाम लिख देंगे। फिर रूपांतरण है तो उस रूपांतरण का नाम लिख देंगे। फिर स्तंभ या तना किस प्रकार का, ऊर्ध्व है, साकित है, बेलनाकार है, क्रीपर है, किस प्रकार का है, भूमिगत है, अर्धवायु है, वायवीय है, जो भी है वो लिख देंगे। उसके बाद में पर्ण किस प्रकार की है, पर्ण सरल है, संयुक्त है, ठीक है, और सरल है, संयुक्त है, हस्ताकार है, पिच्छाकार है, जितने भी पर्णों के पढ़ने प्रकार पढ़े थे वो लिख देंगे। उसके बाद में पुष्पक्रम, पुष्पक्रम अपन ने पढ़ा था 3 प्रकार का पुष्पक्रम, याद है आप लोगों को, असीमाक्षी, सहसीमाक्षी और विशेष। किस प्रकार का पुष्पक्रम है उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद में पुष्प, पुष्प की विशेषता यहां लिख देंगे। पुष्प एक लिंगी है, द्विलिंगी है, त्रिज्या सम्मित है या एक व्यास सम्मित है, द्वितयी है, त्रितयी है, चतुर्थयी है या पंचतयी है, ठीक है, और जायांग धर है, अधोजायांग है या अंडाशय की क्या स्थिति है, वो पुष्प का वर्णन यहाँ एक एक शब्दों के रूप में वर्णन अपन कर रहे हैं, इसलिए इसको अर्ध तकनीकी विवरण कहते हैं। उसके बाद में अपन लिखेंगे बाह्य दल, बाह्य दल की संख्या कितनी है, 4 है, 5 है, संयुक्त है, पृथक है, ठीक है। और उसके बाद में जो अपन ने पुष्प दल विन्यास पढ़ा था, किस प्रकार से ये आपस में विन्यासित रहते हैं, कोर स्पर्शी है, कोर छादी है या क्विंसियल है, वो लिख देंगे। उसके बाद में यही संरचना दल के अंदर किस रंग के हैं, कितने हैं, क्या इनका विन्यास है। उसके पश्चात पुमंग, पुमंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे, पुंकेसरों की संख्या एक संगी है, द्विसंगी है या बहुसंगी है, ठीक है, उनकी स्थिति। इसी प्रकार फिर अगला टॉपिक आ जाएगा अपना जायांग का। जायांग में स्त्री केसर कितने हैं, 1 है, 2 है, वियुक्तांडपी है या संयुक्तांडपी है, ठीक है, वो स्थिति। और बीजांड न्यास, यहाँ बाह्य दल और दल के अंतर्गत पुष्प दल विन्यास का वर्णन कर रहे हैं और जायांग के अंतर्गत बीजांड न्यास का वर्णन करना पड़ेगा। अक्षीय है, भित्तीय है, मुक्त अक्षीय है, आधारीय, किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। और उसके पश्चात अपन लिख देंगे फल के बारे में। और उसके पश्चात जो आज अपन ने टॉपिक पढ़ा था बीज के बारे में, एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, भ्रूणपोषी है, अभ्रूणपोषी है, किस प्रकार का बीज है। तो ये समस्त संरचनाओं का वर्णन। और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज आती है जिसको अपन कहते हैं पुष्प सूत्र और एक आता है पुष्प चित्र। तो ये 2 चीजें और इसके अंतर्गत इनका वर्णन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा किसी भी पुष्प का अर्धवानस्पतिक भाषा में वर्णन। ये अपन 3 अपने कुल है, फेबेसी, सोलेनेसी, मालवेसी, इन तीनों कुलों का अर्धवानस्पतिक भाषा में वर्णन हम कल पढ़ेंगे। सॉरी, लीलियसी, सोलेनेसी और फेबेसी, ये 3 कुल है, उनका वर्णन अपन कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।